हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव का प्रोपगेशन और यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अब ये यूनिफॉर्म प्लेन वेव हमने जो मीडियम कंसिडर किया था वो फ्री स्पेस किया था, या हमने ऐसे माना था कि अनबाउंडेड मीडियम है जिसमें आपकी जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है वो ट्रेवल कर रही है। कहीं पे हमने जब उसका रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन भी कंसिडर की थी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनना होगा। अब जब हम इसी यूनिफॉर्म प्लेन वेव या हम जैसे बोल दें कि अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्री स्पेस में ट्रांसमिट ना करवा के एक बाउंडेड रीजन में अगर हम उसे किसी तरीके से ट्रेवल करवा सकें और उसका जो ट्रांसमिशन है वो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम उसको फिजिबल कर लें तो उस मेथड को हम ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। हम ट्रांसमिशन लाइन को बोल सकते हैं कि ये एक लिंक है जो एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए काम में लिया जाता है विद द कंडीशन मीडियम इज बाउंडेड इन अ रीजन। आप ट्रांसमीटर से जब फ्री स्पेस में अपनी सिग्नल एनर्जी को प्रोपोगेट करवाते हैं तो बहुत सारे रिसीवर जो है वो उसे रिसीव कर सकते हैं जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी पे ट्यून्ड है, जिसे आप बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मोड में ट्रांसमिशन करवाना, वेव प्रोपोगेशन करवाना। जब आप कुछ प्रिवेसी एलिमेंट उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं या ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के पॉइंट्स या लोकेशंस आपकी ऑलरेडी फिक्स है तो आप ट्रांसमिशन लाइंस काम में लेंगे और आप एक बाउंडेड रीजन प्रोवाइड करेंगे। अब आपकी जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव उस रीजन में ही ट्रांसमिट होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगी एंड आप उसमें प्रिवेसी का फीचर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप टेलीफोन लाइंस की बात कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जो दो यूज़र हैं उनकी बात 1 to 1 पॉइंट तक आपकी एक प्राइवेट मैनर में वो ट्रांसमिट हो तो आप ट्रांसमिशन लाइन को काम में लेंगे रेदर देन ब्रॉडकास्ट मोड को जिसमें आप फ्री स्पेस में ओपन टू ऑल लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइंस आर अ लिंक विथ बाउंडेड मीडियम। एक ही हमारी कंडीशन आ जाती है कि हम मीडियम को बाउंडेड कंसिडर करेंगे, अनबाउंडेड मीडियम वेव प्रोपोगेशन नहीं, वेव प्रोपोगेशन इन अ बाउंडेड मीडियम। A link with bounded medium for transmitting energy from one point to another। ये एक उसकी सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हैं अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो और उसकी शुरुआत करनी हो तो। ठीक है, तो अब आप कितने तरीके से ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं। जब हमारे दिमाग में ट्रांसमिशन लाइन का विज़न आता है, इमेज आती है, तो हम जो ओपन ओवरहेड हमारे मेटेलिक वायर्स जो स्प्रेडेड आउट हैं, जो आपके पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से घर में आ रहे हैं या आपके किसी पोल से आपकी टेलीफोन लाइन्स आ रही हैं, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, तो उनको आप ट्रांसमिशन लाइंस की तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपकी लाइंस आ रही हैं ये लाइंस आपकी अलग अलग वैरायटी के साथ हो सकती है। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक टाइप्स को डिस्कस करें तो पहला टाइप आता है पैरेलल वायर, जिसे कि कुछ बुक्स में 2 वायर या ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन भी बोल रखी है। ये आपकी वही ट्रांसमिशन लाइन है जिसके थ्रू आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी घरों में आपको फीड की जा रही है। 2 कंडक्टर्स हैं और 2 कंडक्टर्स पैरेलल में रन कर रहे हैं। एक एंड पे आप सिग्नल फीड करते हैं और सेकेंड एंड पे आप उसे रिसीव करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का जो बेसिक टाइप है जिसे हम पैरेलल वायर या ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे, ये कुछ फ्रिक्वेंसी तक यूज़ में ली जा सकती है और उसके बाद हम मूव कर जाते हैं कोएक्सियल लाइन में। एक आपका सॉलिड कंडक्टर जो है वो एक आउटर कोसेंट्रिक आउटर कंडक्टर के बीच में रखा जाता है और दोनों कंडक्टर्स जो हैं उनके बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करके, जनरली कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करके, और आप इसे 2 वायर मीडियम की तरह से आप इसे फॉर्म करते हैं और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है। उसके बाद और हायर रेंज के सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम वेव गाइड्स काम में लेते हैं और वेव गाइड्स जनरली आपकी माइक्रोवेव रेंज में जब आपको पावर ट्रांसमिट करनी है और आपका जो लिंक लेंथ अगर बहुत हाई नहीं है तो आप वेव गाइड्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप मेटेलिक स्ट्रक्चर बना के और कन्फाइन करते हैं अपनी एनर्जी को 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच में ही रख के 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे आप उसे
रिसीव करते हैं। उसके बाद टेराहर्ट्ज़ की रेंज में या ऐसे बोले ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की रेंज में जब आप इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे तो आप ऑप्टिकल फाइबर काम में लेंगे। तो ये अगर हम बेसिक 4 टाइप्स हैं तो उसमें हमें जो पढ़ना है, जिसे हम आगे बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और जिस पे हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो रहेगी पैरेलल वायर या 2 वायर या जिसे ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं। तो इस यूनिट में हम ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ेंगे। बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन खुद अपने आप में एक पूरे सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे हम जब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में एक यूनिट की तरह पढ़ रहे हैं तो हम इसके बेसिक सारे आप लोग सोच पाएँ, आप उसे समझ पाएँ, वो सारा कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे एज वेल एज वो सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फार्मूलाज को हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम बनाएंगे जो रिपीटेडली ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उन सबको हम बार बार रिपीट करके मेंशन कर लेंगे और हम इतना डिस्कशन इसका कवर कर लेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले 90% ऑफ वैरायटी की प्रॉब्लम्स को इस यूनिट के डिस्कशन के बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो काम रहेगा वो हम ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन को अगर लें तो 2 कंडक्टर आपके और एक स्पेस पे पैरेलल डिस्टेंस पे मेंटेन किए जाते हैं। इनमें आप करंट भी फीड करते हैं एज वेल एज आप इनके अक्रॉस वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं। क्या इन कंडक्टर की थिकनेस रहेगी, क्या इनकी डिस्टेंस रहेगी, ये आप इनका कंस्ट्रक्शन करते वक्त डिसाइड करते हैं और इन वायर की थिकनेस एज वेल एज इनकी जो डिस्टेंस है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर डिफाइन करते हैं। उस हिसाब से आप इसकी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हैं, लिमिट्स डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम ऐसे देखें कि 2 वायर हैं, ये हमने इसी का सेकंड जो व्यू है वो ड्रॉ किया है। ये 2 वायर हैं, अगर आप इनमें एक में आपकी इनवर्ड और एक में आउटवर्ड अगर करंट फ्लो हो रही है, इसके एक एंड पे आपका फीडर कनेक्टेड होगा, एक एंड पे आपका लोड कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से करंट आपने पास की और एक की क्लोज लूप बनना है, यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अक्रॉस द लाइन देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप एंड देयर इज सम अटेन्युएशन और लोड पे आप कुछ रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन को इमेजिन करेंगे तो इन 2 कंडक्टर के चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। आपने इन दोनों के बीच में पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, तो इन दोनों के बीच में अप्लाई किया गया पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो इस तरीके से हो जाएगी। तो अगर हम ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन को डिसाइड करें तो ये जो ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये 2 पैरेलल कंडक्टर को लेके कंस्ट्रक्ट की जाती है। इन कंडक्टर्स के बीच में जनरली जो डाइलेक्ट्रिक आप फिल करते हैं वो एयर फिल करते हैं, जनरली एयर डाइलेक्ट्रिक रहेगा। और बिकॉज यहाँ पे आपका जो इंसुलेशन है वो एयर से आपने किया है, इसलिए आपकी जो ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आर वेरी स्मॉल, ओके। और इस लाइन की खासियत ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट कम आती है एज वेल एज कंस्ट्रक्शनल जो सेटअप है वो भी आपका ईजीली हो जाता है, ईजी टू कंस्ट्रक्ट विथ लो कॉस्ट। आपका ये सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं आती, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी इसमें बहुत कम होते हैं। तो आप इसको पावर लाइन ट्रांसमिशन की तरह, पावर लाइन ट्रांसमिशन लाइन की तरह, टेलीफोन लाइन, टेलीग्राफी लाइंस के लिए आप इसको फीडर की तरह काम में लेते हैं, ठीक है ना। ट्रांसमीटर से एंटीना को अगर आपको सिग्नल फीड करना है, इस ट्रांसमिशन लाइन के एक सेक्शन को आप इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम में ले सकते हैं। जब आपको अलग अलग इम्पीडेंस के सोर्स और लोड को आपको कनेक्ट करना हो तो आप इस ट्रांसमिशन लाइन को इम्पीडेंस मैचिंग एलिमेंट की तरह काम में ले सकते हैं। आप इसे रेजोनेंट सर्किट की तरह भी सर्किट में काम में ले सकते हैं, तो वो उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हो जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमें ये पता है कि जब भी आप किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फीड करते हैं और अगर उस वायर का
जो लेंथ है वो सिग्नल के लैम्डा की रेंज में आए तो वहाँ से रेडिएशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपके कंडक्टिंग वायर्स हैं इनमें भी रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, और उस वजह से ये जो आपकी ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये जनरली 100 मेगाहर्ट्ज़ तक बिना किसी प्रॉब्लम के काम में ली जाती है। 100 मेगाहर्ट्ज़ के बाद में इनकी एप्लीकेशन क्यों रेस्ट्रिक्टेड है? बिकॉज इट फेसेस द रेडिएशन लॉसेस। ओके, रेडिएशन लॉसेस अबाउ 100 मेगाहर्ट्ज़। ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये जनरली कुछ वेवलेंथ की लेंथ के साथ कंस्ट्रक्ट की जाती है। हाई फ्रिक्वेंसी पे ये जो आपके वायर्स हैं ये रेडिएशन शुरू कर देते हैं। तो आप अब ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन है उसकी ये लिमिटेशन आ गई। इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने कोएक्सियल केबल्स बना लिए, कोएक्सियल लाइंस बना ली हैं। इन कोएक्सियल लाइंस को अगर हम ट्रांसमिशन ओपन वायर से कंपेयर करें तो ये जो है ये आपकी 100 मेगाहर्ट्ज़ से हाई रेंज की फ्रिक्वेंसी अगर आपको देनी हो तो रेडिएशन लॉसेस को लिमिट करने के लिए आप कोएक्सियल लाइंस पे आ जाते हैं। ये 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को बहुत आराम से ट्रांसमिट कर पाते हैं। इसके कंपैरिजन में इसकी जो कॉस्ट है वो हाई रहेगी। ठीक है, इसको सेटअप करना, इसका कंस्ट्रक्शनल, एक कंडक्टर लेते हैं फिर दूसरा कंडक्टर लेंगे, उन दोनों के बीच में जनरली डाइलेक्ट्रिक जो एक डाइलेक्ट्रिक से आप उसको फिल करते हैं, फिर उनका जो इंस्टॉलेशन है वो इस 2 वायर के कंपैरिजन में कॉस्टलियर रहता है। कोएक्सियल केबल 100 मेगाहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ तक काम में ली जाती है। 1 गीगाहर्ट्ज़ के बाद में इसमें जो आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में होने वाले जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं वो बहुत ही हाई या बहुत ही सिग्निफिकेंट होने लगते हैं। तो आपको उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए आपको इसकी एप्लीकेशन 1 गीगाहर्ट्ज़ तक रेस्ट्रिक्ट करनी होगी। कंडक्टर की डायमेंशन, इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर की डायमेंशन, इनके बीच में स्पेसिंग, आपने ये जो भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया है वो सारे इसके इंट्रिंसिक पैरामीटर्स को डिसाइड करेगा, और उस हिसाब से आप इसको अपने सर्किट में इसकी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको 1 गीगाहर्ट्ज़ से आपको 100 ऑफ गीगाहर्ट्ज़ और 10 ऑफ गीगाहर्ट्ज़ तक जाना है तो आप ये आपका कोएक्सियल केबल को हमने डिस्क्राइब किया था, तो हम वेव गाइड की तरफ मूव करते हैं। वेव गाइड जनरली अभी अगर हम एग्जांपल लें तो आप एक रेक्टेंगुलर होलो स्ट्रक्चर होगा आपका। ओके, इस तरह से आप एक मेटेलिक स्ट्रक्चर जो है उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, आप एक मेटेलिक होलो रेक्टेंगुलर बॉक्स को इमेजिन कर सकते हैं। हमें ये पता है कि गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में अगर आप माइक्रोवेव सिग्नल को मेटल पे अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो स्किन डेप्थ बहुत कम हो जाती है और ये इसके बाहर ना आके यहीं पे परफेक्ट कंडक्टर के केस में तो हमने ये देखा था कि परफेक्ट कंडक्टर 100% रिफ्लेक्शन कर देता है। हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव का रिफ्लेक्शन पढ़ा था जिसमें अगर सेकेंड मीडियम कंडक्टर हो तो इट टोटली रिफ्लेक्ट्स द इनकमिंग एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो अगर गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में आपकी इनकमिंग वेव की फ्रिक्वेंसी है तो जो आपका मेटल है वो इस तरह से उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर यहाँ पे भी आपका मेटल का एक और आपने सरफेस इम्प्लांट कर दिया तो इस तरह से आप यहाँ से जो एनर्जी भेज रहे हैं वो मेटल की 2 बाउंड्री जो आपने इम्पोज की उनके बीच में स्ट्राइक करते हुए यहाँ तक आ जाएगी और यहाँ पे आप इसे रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो अब आपने इसको इस रीजन को बाउंडेड किया है विथ हेल्प ऑफ मेटेलिक कंस्ट्रक्शन। मेटेलिक आपने ये बना दिया। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप रेक्टेंगुलर वेव गाइड बना सकते हैं, वेव को गाइड करने के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर वेव गाइड कहलाता है, दैट वर्क्स ओवर द फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेटल की स्किन डेप्थ बहुत कम होती है फॉर गीगाहर्ट्ज़ रेंज। तो जो आप
एनर्जी आप फीड करेंगे वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होते 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 आपको सेकंड मीडियम में पहुंच जाएगी। ये जनरली आपको मीडियम लेंथ की ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं उनको बनाने के लिए काम आती है, और बेसिकली ये गीगाहर्ट्ज या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमीटर से एंटीना फीडर के लिए ये मोस्ट सूटेबल है। उसके बाद आपको अगर काम में लेना है तो सैटेलाइट लिंक आप फ्री स्पेस कम्युनिकेशन की तरफ मूव करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की तरह मूव करेंगे। यहाँ पे आपने जब आप इनको डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस को पढ़ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के बाद में इसमें ये लॉसेस बढ़ गए, यहाँ के बाद में इसमें ये लॉसेस बढ़ गए। यहाँ पे जब आप वेव गाइड को देखते हैं तो वेव गाइड में जो ट्रांसमिशन है वो एक फ्रिक्वेंसी से, एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होने पे ही होता है। इस तरह से इसका ट्रांसमिशन आप इसे एक आप हाई पास फिल्टर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकमिंग फ्रिक्वेंसी इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो ही ये ट्रांसमिट होके रिसीव होगी, अदरवाइज लॉसेस हो जाएंगे। एक बात ये। सेकेंड बात ये कि कोएक्सियल केबल में जो भी आपकी यूनिफॉर्म प्लेन वेव है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में काम कर सकती है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक TEM वेव ट्रांसमिट होती है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रांसमिशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, लेकिन होलो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में आपकी TEM वेव नहीं एग्जिस्ट करती। ओके, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम जब वेव गाइड का डिस्कशन करेंगे तो हम उसे डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप टेराहर्ट्ज की रेंज में या आपको बहुत हाई स्पीड से आपको ट्रांसमिशन करना है तो आप ऑप्टिकल फाइबर में जाएंगे। यहाँ पे आप एक ग्लास फाइबर को इनर कंडक्टर की तरह काम में लेंगे, उसके बाहर आप शील्डिंग करेंगे और आउटर आपकी शील्डिंग रहेगी। और ये जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल। आप एक पर्टिकुलर लॉन्च एंगल के अंदर अगर आप इसमें लाइट सिग्नल फीड करेंगे तो ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता हुआ रिसीवर तक पहुंच जाता है। सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, ये लॉन्ग डिस्टेंस के इंटरटेरेस्ट्रियल लिंक के लिए बहुत सूटेबल पाई गई थी, और जितने भी आपके टेलीफोन लिंक्स थे दे वर वेरी रैपिडली रिप्लेस बाय द ऑप्टिकल फाइबर, बिकॉज इसमें एनवायरमेंट लॉसेज नहीं है, प्रिवेसी का जो एंगल है वो भी बहुत हाई है। तो ये आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में और पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ओवर द रेंज, फ्रिक्वेंसी रेंज 10⁻14 हर्ट्ज, जिसे हम टेराहर्ट्ज रेंज बोलते हैं। ये टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन सेक्शन में आता है। तो ये है बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो एग्जिस्ट करती है और हमें अपने डे टू डे लाइफ में हम इन्हें देखते हैं। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हम ओपन लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करके और अपने इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करते हैं। ओके, तो अगर हम एक ओपन वायर या 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट अगर इमेजिन करना चाहें तो हम इन कंडक्टर्स को इस तरह से सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। हमने जब भी ट्रांसमिशन लाइन के एक एंड पे वोल्टेज फीड किया और सेकेंड एंड पे जब हमने वोल्टेज मेजर किया तो वोल्टेज ड्रॉप हम उसमें नोटिस करेंगे। तो इट मीन्स देयर इज सम रेजिस्टिव कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस लेंथ। आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म प्लेन वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस है। इट मीन्स देयर इज अ सीरीज इंडक्टेंस स्प्रेडेड आउट ओवर दीज वायर्स, एज वेल एज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसमें मेजर कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज कैपेसिटेंस। दो अगर पैरेलल वायर आपके, आप इन्हें अगर कंसिडर करें, पैरेलल वायर अगर रन हो रहे हैं और उनके बीच में अगर एयर डाई इलेक्ट्रिक की तरह फील्ड है तो हाई फ्रिक्वेंसी पे ये भी कैपेसिटर की तरह काम करने लगता है। और कोई भी कैपेसिटर जो है वो लॉसलेस कैपेसिटर नहीं है, इसलिए उसके साथ आप पैरेलल में एक कंडक्टेंस भी कंसिडर करेंगे। सो जो भी आपने जो 2 कंडक्टर्स किए कंसिडर किए थे या आपने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। सीरीज में आपका
सीरीज में इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का पैटर्न चला जा रहा है, एज वेल एज इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैं इस ट्रांसमिशन लाइन को इस तरह से बेसिक सर्किट कंपोनेंट में अगर सब डिवाइड करूं और उसका एक सेक्शन का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो मैं इसे इस तरीके से बना सकती हूं। इसे हम 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और यूनिट लेंथ आप अगर इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। आर एल, ये है आर आपका जो है, आर है आपका सीरीज रेजिस्टेंस, ओके, इसे लूप रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसे आप लूप रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या रहेगी? ओम पर किलोमीटर। ये आपका एल जो है वो आपका लूप इंडक्टेंस है, ओके, इंडक्टेंस यूनिट इसकी रहेगी हेनरी पर किलोमीटर। ये जो आपका जी है ये आपका शंट कंडक्टेंस है, इसकी जो यूनिट रहती है वो है मोह पर किलोमीटर। और ये जो सी है वो आपका शंट कैपेसिटेंस है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके, यूनिट रहेगी फैराड पर किलोमीटर, ओके। यहाँ अगर आप इसकी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस दिखाना चाहें, इस ट्रांसमिशन लाइन की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो अगर इसको हम सेक्शन को करें तो R प्लस जे ओमेगा एल इस इक्विवेलेंट सेक्शन की इम्पीडेंस होगी, एज वेल एज सीरीज इम्पीडेंस, एज वेल एज जी प्लस जे ओमेगा सी, ये इसकी पैरेलल एडमिटेंस होगी। एडमिटेंस आप इस सेक्शन की इम्पीडेंस और एडमिटेंस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके पैरामीटर्स फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और हमने आर एल जी और सी को अभी के लिए हमने ऐसा माना कि अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी तो उसमें आर एल जी और सी डेवलप हो जाएंगे और वो उसके बेसिक पैरामीटर्स को कंट्रोल करेंगे। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि हमने ये जो भी पैरामीटर्स लिखे उनमें सब में पर किलोमीटर की यूनिट लगाई है। 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में लम्प्ड पैरामीटर्स नहीं एग्जिस्ट करते, आप उसको एक सेक्शन में नहीं डिफाइन कर सकते। आप उसको जब मेज़र करेंगे तो आप पर यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स बोलते हैं। जो जब भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन आप डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आप उसके डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स आर एल जी सी जो हैं वही गवर्न करेंगे कि ये ट्रांसमिशन लाइन क्या इम्पीडेंस रखती है, कितना रिफ्लेक्शन होगा, कैसे कहाँ पे आप लोड लगाएं, कैसे आप इसमें ट्रांसमिशन करें, ओके। तो ऑल पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स और हम यहाँ मान रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या साइज़ का कंडक्टर लिया, किस मेटल का आपने कंडक्टर लिया, उनके बीच में क्या स्पेसिंग रखी, उस हिसाब से आपके आर एल जी और सी पैरामीटर फिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो आर और एल है ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपने पढ़ा था ना कि अगर आप एक कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो डीसी में जब आपकी करंट इस तरह से जो फ्लो हो रही है, एसी होने पर, हाई फ्रीक्वेंसी एसी होने पर वो आउटर रीजन में कन्फाइन होने लगती है। स्किन इफेक्ट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है और आप इसे कंसिडर करेंगे और उसी के हिसाब से आप तय करेंगे कि आप कहाँ तक इस ट्रांसमिशन लाइन को किस फ्रीक्वेंसी तक काम में ले सकते हैं, किस थिकनेस का आपको कंडक्टर लगाना है, क्या आपको उनकी स्पेसिंग रखनी है। तो ये आर और एल भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं। हम अपनी डिज़ाइनिंग में स्किन इफेक्ट को ध्यान रख कर अपने पैरामीटर्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे, स्किन इफेक्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है। ये जो हमने स्किन इफेक्ट के लिए स्पेसिफिकली जो अपना वीडियो पढ़ा था उसमें आपको काफ़ी डिटेल में इसका डिस्कशन मिल जाएगा। एक और टर्म आती है जो कुछ बुक्स में लिखी हुई है जिसे हम बोलते हैं लिट्ज वायर।
लिड्स वायर, ठीक है ना। लिड्स वायर बेसिकली स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप बनाते हैं, और इंस्टीड ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर आप स्ट्राइप्स बनाएंगे, पतली मेटल की स्ट्राइप्स बनाएंगे, ताकि थिन वायर में आपका स्किन लॉसेस जो है, स्किन इफेक्ट लॉसेस कम हो। उनको थिन वायर्स में बना के और उनको आप इंसुलेट कर देते हैं, उनको फिर आप उनको एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं और लास्ट एंड में भी कनेक्ट कर देते हैं, और फिर आप उनको आपस में वोवन कर देते हैं। तो आपका जो सॉलिड कंडक्टर था वो सॉलिड ना होके ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिन वायर्स हो जाता है, और ये डिज़ाइन जो है वो लिड्स वायर कहलाती है। और इन लिड्स वायर को हम स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो ये है आपकी बेसिक डिस्कशन ऑफ अ 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। हम अपने वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इस 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन की बेसिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। आई होप ये सेक्शन आपको समझ में आ गया है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।